जी डियर स्टूडेंट, प्लस टू पॉलिटिकल साइंस HBSC बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पूरा कंप्लीट बेटा, ये 80 मार्क्स का टेस्ट पेपर बनाया हुआ है, 80 मार्क्स का। ठीक है, 3 सेट है मेरे पास ऐसे से अवेलेबल हर पेपर के, जो आपका HBSC के बोर्ड के हर एक पेपर के अवेलेबल है। जितना भी जो भी मेरे से कंटेंट्स अपलोड हो सकता है मैं करती जाती हूँ। ठीक है जी, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आप ध्यान से सुनते जाना। फर्स्ट 1 मार्क्स के हैं ये स्टार्टिंग के। ठीक है, फर्स्ट 16 क्वेश्चन। क्लास 12th HBSC बोर्ड, हिंदी मीडियम से, हिंदी या इंग्लिश कोई वो तो फर्क नहीं पड़ता बच्चे। चलो सुनिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को कब लागू किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? भारत एंड चीन। फोर्थ, प्रीवो प्रेस की समिति कब की गई? 1971 में। पांचवा, इंदिरा इज इंडिया। ठीक है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? डॉक्टर के बरुआ ने। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों का आरक्षण किया गया? 84। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में चलाया गया? पंजाब। ठीक है, 1984 में। आठवां, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1985 में। नाइन्थ, गुजरात में सांप्रदायिक दंगे कब हुए? 2002 में। शीत युद्ध के अंत का सबसे बड़ा प्रतीक था बर्लिन की दीवार गिराना। 11वां, दूसरी दुनिया के देश किन्हें कहा गया है? उत्तर, सोवियत संघ के नेतृत्व वाले गुट में शामिल देश को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन, विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल अमेरिका में खुला। 13वां क्वेश्चन, सार्क के कुल कितने देश सदस्य हैं? 7। 14th क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में। 15वां, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई? 10 दिसंबर 1948 को। 16वां, WSF का पूरा नाम लिखिए। वर्ल्ड सोशल फोरम। अब देखिए जी, वो तो एक एक नंबर वाले थे, अब देखिए बेटा दो दो नंबर वाले, 2 मार्क्स वाले। 16 नंबर ऊपर हो गए, 20 नंबर के ये हैं। देखिए ध्यान से जरा जल्दी से। एक दल की, ठीक है जी, एक दल की प्रधानता का योग कौन से काल को कहा जाता है? 1952 से लेके 1967, 1952 से 1967 के काल को एक दल की प्रधानता का योग काल कहा जाता है। तीसरा, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान के साथ कब और कौन सा समझौता किया था? 10 जनवरी 1966 में ताशकंद, ठीक है, समझौता। चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रीवी प्रेस की समाप्ति किसे कहा जाता है? ध्यान से आंसर सुनिए बेटा, बस आप ध्यान से। जब भारत आजाद हुआ तभी 565 देशी रियासतें मौजूद थी। सरदार पटेल जी ने इन्हें संघ में मिलने के लिए शासकों को यह वचन दिया था कि उन्हें निजी खर्च के लिए राजकोष से कुछ धन राशि मिलती रहेगी। सितंबर 1970 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया। लोकसभा में 2/3 बहुमत प्राप्त हुए, लेकिन राज्यसभा में नहीं। इंदिरा गांधी देशी रियासतों के शासकों की इन प्रीवी प्रेस को समाप्त करने पर तुली हुई थी और उनकी सरकार ने 25वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रीवी प्रेस समाप्त कर दी। ठीक है, उन्होंने समाप्ति का ही पूछा ना जी। चलिए, पांचवा देखिए, प्रेस सेंसरशिप किसे कहा जाता है? प्रेस सेंसरशिप उस स्थिति को कहा जाता है जब समाचार पत्र व पत्रिकाओं को कुछ भी छापने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होती है। बस जस्ट ये याद रखना कि सरकार की परमिशन लेनी होती है जब भी कुछ छापना होता है। ठीक है, चलिए जी, राम मनोहर लोहिया कौन था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक स्वतंत्रता सेनानी व प्रमुख समाजवादी विचारक एवं नेता थे। वे गैर कांग्रेसवादी के रणनीतिकार, अंग्रेजी भाषा के विरोधी व पिछड़े वर्गों के आरक्षण के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट देखिए जी, आसू, AASU का पूरा नाम बताइए। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। आठवां, गुट निरपेक्ष का अर्थ बताइए। गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है कि किसी गुट में शामिल न होते हुए अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति का अनुसरण करना।
नेक्स्ट, शाक थेरेपी के कोई दो परिणाम लिखो। शाक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी रूस में संपूर्ण राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा था। सेकंड पॉइंट, शाक थेरेपी के कारण इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी थी। यह जनता को उपभोग के आनंद लोक तक नहीं ले जा पाई जिसका इसने वादा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था? अगस्त 1990 में इराक ने अपने पड़ोसी राज्य कुवैत पर आक्रमण कर दिया और नियंत्रण स्थापित कर लिया। जब इराक को समझाने बुझाने के लिए राजनीतिक कोशिश सफल न रही तो संयुक्त राष्ट्र ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी। लगभग 6,60,000 सैनिक की भारी भरकम सेना ने इराक पर हमला किया और कुवैत को मुक्त कराया। संयुक्त राष्ट्र के इस सैनिक अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की संज्ञा दी जाती है। 11वां, वर्चस्व से आपका क्या अभिप्राय है? विश्व राजनीति के संदर्भ में वर्चस्व का अर्थ होता है केवल एक शक्ति केंद्र का विद्यमान होना। वर्तमान में अमेरिका के पास ऐसा वर्चस्व है। 12वां, किस अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 13वां क्वेश्चन, वर्तमान में कितनी भाषाओं को संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। 14th क्वेश्चन देखिए जी, ग्रैंड अलायंस से आप क्या समझते हैं? उत्तर, 1971 में लोकसभा चुनावों के समय कांग्रेस सहित और साम्यवादी एवं गैर सरकारी दलों ने जो चुनावी गठबंधन बनाया उसे ग्रैंड अलायंस के नाम से जाना जाता है। 15वां क्वेश्चन देखिए जी, त्रिशंकु संसद से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब विधान पालिका के निम्न सदन के चुनावों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलती है, ठीक है, तो ऐसी विधान पालिका को त्रिशंकु संसद कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन देखिए जी, शीत युद्ध का अर्थ स्पष्ट करें। उत्तर, शीत युद्ध से अभिप्राय है अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच रहे उन कटुतापूर्ण संबंधों से है जो तनाव, भय और ईर्ष्या पर आधारित थे और जिनके कारण दोनों ने सैन्य संगठनों की स्थापना की थी और दोनों अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए प्रयासरत थे, यानी कि मतलब उन्होंने प्रयास किए थे। 17वां क्वेश्चन देखिए जी, 1978 में चीन द्वारा घोषित खुले द्वार बड़े नीति की व्याख्या करो। उत्तर, 1978 में आर्थिक सुधारों व खुली द्वार की नीति, ये अंडरलाइन करके ध्यान से देखना कि क्या पूछा गया। बस, खुली द्वार की नीति की घोषणा के बाद चीन विश्व की एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। आज पूरे विश्व में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश का आकर्षक केंद्र बना हुआ है और इसके पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है और इसे विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ कायम किए गए जिससे कि विदेशी निवेशक इनमें अपने उद्योग स्थापित कर सके। 18वां क्वेश्चन देखिए जी, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के कोई दो कारण लिखिए। श्रीलंका में जातीय संघर्ष के प्रमुख कारण, श्रीलंका सरकार की तमिलों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति और इनके साथ उपेक्षित व्यवहार। नेक्स्ट, तमिल लोगों को द्वारा उत्तरी पूर्व क्षेत्र में पृथक राज्य की मांग करना और बहुसंख्यक सिहली जनता द्वारा इसका विरोध करना। अगला क्वेश्चन, निषेध अधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, निषेध अधिकार का अर्थ किसी कार्य को रोकना होता है। संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में इसका अर्थ है सुरक्षा परिषद के किसी एक स्थायी सदस्य अथवा सदस्यों द्वारा सुरक्षा परिषद को कोई फैसला लेने से रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, विश्व के समक्ष किन्हीं 4 प्रमुख खतरों का नाम लिखिए। आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण, गरीबी, निर्धनता, भूखमरी, आपदा, बीमारी। ठीक है, 5 6 7 लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व तापन
विषम तापन किसे कहते हैं? उत्तर, विषम तापन का अर्थ है पृथ्वी के तापमान में निरंतर हो रही वृद्धि। पिछले काफी वर्षों से विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, मतलब कम होते जा रहे हैं, जिसके कारण जंगल कम होते जा रहे हैं। ऐसे में पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई है, जो मानवता के लिए विनाशकारी है। 22वां, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वैश्वीकरण से हमारा अभिप्राय किसी विचार, वस्तु, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का एक देश से दूसरे देश में बिना किसी प्रतिबंध के आवाजाही, ठीक है, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के अंतर्गत विभिन्न देशों के मध्य स्वतंत्र रूप से व्यापार का संचालन किया जाता है, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर समस्या पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। उत्तर, जब भारत स्वतंत्र हुआ, देश में 565 देशी रियासतें थीं। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ रियासतों को छोड़कर शेष रियासतों का भारत में विलय हो गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक महाराजा हरि सिंह अपनी रियासत का भारत में विलय न करके इसे स्वतंत्र राज्य के रूप में कायम रखने का निर्णय लिया। जब इस रियासत पर पाकिस्तान समर्थित कबाइली घुसपैठियों ने अक्टूबर 1947 में आक्रमण किया, तो महाराजा ने भारत सरकार से सहायता मांगी। महाराजा के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर देने के बाद भारतीय सेना ने कबाइली घुसपैठियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। इस बीच 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप इसके कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में रह गए। अपने कब्जे वाले क्षेत्रों को पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर, भारत पाक अधिकृत कश्मीर कहता है। ठीक है जी, भारत सरकार यह मामला आज़ाद कश्मीर, भारत पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है। भारत सरकार यह मामला संयुक्त राष्ट्र ले गई, लेकिन वह भी इसका समाधान नहीं कर पाया। जम्मू कश्मीर को भारत अपना अभिन्न अंग मानता है और पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर खाली करने के लिए कहता है, किंतु पाकिस्तान इसे एक विवादित क्षेत्र मानता है और यहाँ जनमत संग्रह कराने पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, भारत की विदेश नीति के किन्हीं 4 सिद्धांत बताइए। 4, गुट निरपेक्षता की नीति, विश्व शांति और सुरक्षा की नीति, साम्राज्यवाद, ठीक है जी, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध, पंचशील का सिद्धांत। 25वां क्वेश्चन, वचनबद्ध नौकरशाही क्या होती है? उत्तर, नौकरशाही से अभिप्राय ऐसे लोगों के समूह से है जो ऐसे निश्चित कार्य करता है जिन्हें समाज उपयुक्त समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क की स्थापना पर एक टिप्पणी लिखे। आंसर, अगस्त 1983 में दक्षिण एशिया के 7 देशों के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में हुई बैठक में दक्षेश की स्थापना के बारे में निर्णय लिया गया। बाद में दक्षेश के दिसंबर 1985 में ढाका में हुए प्रथम शिखर सम्मेलन में इसकी औपचारिक रूप से स्थापना हुई। इसकी स्थापना के समय में 7 देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव शामिल थे। आप इसको कोडिंग वे में भी कर सकते हो, ठीक है। भारत भ से या फिर आई से कर लेना, IPNB, इस तरीके से ना जी। चलिए, अप्रैल 2007 में नई दिल्ली में हुए इसके 14वें शिखर सम्मेलन में इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया। दक्षेश का मुख्य उद्देश्य दक्षेश है ना, देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास करना और इस क्षेत्र के बीच सुदृढ़ सामूहिक आत्म विश्वास उत्पन्न करना व समान हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग में वृद्धि करना है। जैसे इस बारी बच्चे G20 हमारा भारत लीड कर रहा है, ठीक है जी, फर्स्ट टाइम कर रहा है लीड। किस लिए होता है? इकोनॉमिकली हमारा देश साउंड हो जाए और ज़्यादा, ठीक है। इस बारी जो लीडिंग पावर है अपने भारत को दी गई है G20 की, 20 देशों का ग्रुप है इसमें। चलिए जी, उपनिषद के अर्थ की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन, उपनिषद का अर्थ ब्रह्मा विद्या की प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर बैठना, और इसे आरण्यक ग्रंथ भी कहा जाता है। आरण्यक, ठीक है, छोटे क्वेश्चनों में आंसर आ सकता है ये। आरण्यक ग्रंथ किसे कहा जाता है? उपनिषद वाले पार्ट को, ठीक है जी। विद्या प्राप्ति के लिए जब गुरु के पास जाकर बैठा जाता है, इसे आरण्यक ग्रंथ भी कहा जाता है। प्राचीन भारत में गुरु और शिष्य किस प्रकार गुरु आश्रमों में शिष्यों को आत्म, परमात्मा आदि का ज्ञान देते थे।
28वां क्वेश्चन देखिए जी, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन कीजिए। आंसर, संयुक्त राष्ट्र अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक से कर सके, इसके लिए निम्नलिखित 4 उपाय किए जा सकते हैं। आंसर, महासभा का सुरक्षा परिषद पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। दूसरा, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के ऐच्छिक क्षेत्राधिकार को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि सभी अंतर्राष्ट्रीय विवाद इसके समक्ष लाए जा सके। फोर्थ, घरेलू मामलों का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया जाना चाहिए ताकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों के उल्लंघन के विषय में आवश्यक कार्रवाई कर सके। 29वां देखिए, आतंकवाद किसे कहते हैं? जब कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर निर्दोष लोगों का खून खराबा करते हैं और समाज में दहशत फैलाते हैं ताकि उनके निहित स्वार्थों की पूर्ति हो सके, तो उनकी इस कार्रवाई को आतंकवाद का नाम दिया जाता है। 30वां तो बच्चे जरूर से जरूर कर जाना, पर्यावरण संरक्षण के किन्हीं 4 उपायों का वर्णन कीजिए। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, पर्यावरण से। क्या है जी? समग्र चिंतन की आवश्यकता, जनसंख्या पर नियंत्रण, वन संरक्षण, जल प्रदूषण पर रोक, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, ये सारा उससे रिलेटेड। 31वां क्वेश्चन देखिए जी, एक कल्याणकारी राज्य में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? उत्तर, सामाजिक कल्याण होना चाहिए, आर्थिक रूप से भी सभी को उचित अवसर मिलने चाहिए, अवसरों में भी समानता होनी चाहिए, धन संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए, लोगों को अच्छे जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वयं जुटा पाने में असमर्थ होने पर भी उनकी सहायता करनी चाहिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए, सामाजिक कुरीतियों को खत्म या दूर करने के उपाय किए जाने चाहिए ताकि लोगों का उचित विकास हो सके। 32वां क्वेश्चन देखिए जी, क्षेत्रवाद को समाप्त करने के 4 सुझाव दीजिए। उत्तर, भारत में क्षेत्रवाद की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए किए जाने वाले 4 प्रमुख उपाय देखिए। नंबर फर्स्ट, क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा देने वाले राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, पिछड़े हुए क्षेत्रों के निवास के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों को बिजली, यातायात, संचार के माध्यम, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है जी, पिछड़े हुए क्षेत्रों के नवयुवकों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाना चाहिए। 33वां क्वेश्चन देखिए जी, अब सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के लिए निम्नलिखित 4 कारण काफी हद तक जिम्मेदार हैं। 4 के 4 सुनिए जल्दी से। सोवियत संघ आर्थिक व राजनीतिक रूप से कमजोर हो गया था। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी ने सोवियत जनता में असंतोष उत्पन्न कर दिया था। सोवियत संघ की जनता गोर्बाचेव द्वारा प्रारंभ किए गए सुधारों की धीमी गति से असंतुष्ट हो गई थी। सोवियत संघ पर पिछले 70 वर्षों से शासन करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, 34वां, चीन के मध्य विवाद के कोई 2 मुद्दे बताइए। भारत और चीन के मध्य जो विवाद चल रहा है उसके 2 कारण बताइए। सीमा विवाद सबसे बड़ा है ना जी, आपको पता है भारत और चीन की सीमा एक ही पड़ती है। चलिए, सीमा विवाद, मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन याद रखना, छोटे छोटे क्वेश्चनों में भी आ सकता है ना बेसिकली। मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण का कार्य करती है। यह रेखा 1914 में शिमला सम्मेलन में तय की गई थी, जिसमें तत्कालीन भारत सरकार, चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों के ने भाग लिया था। 1956 तक चीन ने कभी भी इस रेखा को सीमा रेखा मानने से इनकार नहीं किया, लेकिन 1956 के बाद चीन इसे सीमा रेखा मानने से इनकार करता आ रहा है। नेक्स्ट देखिए जी, अक्साई चीन का विवाद। चीन शुरू से ही अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों और लद्दाख के अक्साई चीन पर अपना दावा प्रस्तुत करता रहा है। 1962 में इन क्षेत्रों पर प्रतिस्पर्धा दावों के चलते दोनों पर देशों के मध्य युद्ध भी लड़ा गया था। इस युद्ध में चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। तब से यह क्षेत्र चीन के कब्जे में है। इस युद्ध में चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। तब से यह क्षेत्र चीन के कब्जे में है। चीन द्वारा पाकिस्तान
को हथियारों की आपूर्ति लंबे समय से चीन पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करता चला आ रहा है। भारत के विरोध जताने के बाद भी चीन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है। फोर्थ, दलाई लामा को शरण 1958 में चीनी आधिपत्य के विरुद्ध तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह हुआ था। स्थिति बिगड़ती देख तिब्बत के धर्म गुरु दलाई लामा 1959 में भारत सरकार ने इनको राजनीतिक शरण दे दी थी, जिससे चीन और भारत में कड़ा विरोध किया गया था। 35वां क्वेश्चन देखिए जी, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संगठन एवं कार्य लिखिए। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है और यही केवल सर्वांगीण संस्था है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य राष्ट्रों का सम प्रतिनिधित्व है। महासभा संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त विषयों पर तथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों की कार्यपरिधि में आने वाले प्रश्नों पर विचार करती है और सदस्य राष्ट्रों एवं सुरक्षा परिषद से उचित अभिस्ताव कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, 36वां, पर्यावरण से आपका क्या अभिप्राय है? हमारे आसपास के वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं। हिंदी भाषा पर्यावरण परि व आवरण शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा। इस प्रकार जो भी मानव को चारों ओर से घेरे हुए है उसे पर्यावरण का नाम दिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल, नदी, नाले, पहाड़, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीट पतंगे सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। हमारे पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित मुख्य प्रभाव देखने को मिलते हैं। नंबर फर्स्ट, टोटल 6 पॉइंट है, ध्यान से सुनिए बच्चे। पर्यावरण प्रदूषण के कारण भूमि की उर्वरकता में कमी आई है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण भूजल भी विषाक्त हुआ है, जहरीला हो गया है भूजल, पानी का नीचे जमीन का जल। पर्यावरण प्रदूषण के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण वायुमंडल का संतुलन बिगड़ रहा है। ओजोन परत में छेद भी इसी का कारण हुआ है। मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ रहे हैं। 37वां क्वेश्चन देखिए जी, 37वां, राष्ट्र निर्माण के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के कोई 4 उपाय लिखे। भारत में राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित 4 उपाय हैं। नंबर 1, शिक्षा प्रणाली में ऐसे सुधार किए जाएं जिससे कि देशवासियों का दृष्टिकोण व्यापक हो जाए। नंबर 2, पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि संतुलित विकास हो सके। थर्ड, बेरोजगारी एवं गरीबी की समस्या का निदान किया जाना चाहिए ताकि लोगों में असंतोष न पनपे। फोर्थ, प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हुए स्वयं एवं पारदर्शी प्रशासन स्थापित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 38वां, कांग्रेस को छाता संगठन के नाम से क्यों संबोधित किया जाता है? छाता संगठन, उत्तर देखिए, जब दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो 1885, ये भी ध्यान रखना, तो भारत के राजनीतिक हालात ऐसे थे कि समाज का प्रत्येक वर्ग देश को स्वतंत्र देखना चाहता था। यही कारण है कि कांग्रेस की स्थापना के बाद समाज के सभी वर्ग आपसी मतभेदों को भुलाकर कांग्रेस में शामिल हो गए। इस प्रकार कांग्रेस में सभी धर्मों, जातियों, भाषाओं व क्षेत्रों के लोग आ गए। इस आधार पर कांग्रेस को छाता संगठन, छाता मतलब सारे के सारे अंडर वन रूफ, ठीक है जी, जैसे रिलायंस, जियो वगैरह अंडर वन रूफ सब कुछ हम खरीदते वगैरह ना, छाता संगठन की उपमा दी गई। बाद में कांग्रेस को एक ऐसी सराय कहा गया जिसमें समाज के सभी वर्ग ठहर सकते थे। इस तरह कांग्रेस में उदारवादी, रूढ़िवादी, शांतिवादी व क्रांतिकारी, वामपंथी, देखो ध्यान से देखो कितने प्यारे कीवर्ड्स हैं बच्चे, उदारवादी, रूढ़िवादी, शांतिवादी, क्रांतिकारी, वामपंथी व दक्षिण पंथी लोग शामिल रहे। ठीक है, ये किस लिए संज्ञा दी गई? इसको सराय, जैसे सराय कहीं आकर ठहरना, ये उस कारण इसको ये संज्ञा दी गई। छाता संगठन के कारण उसको वो क्यों संज्ञा दी गई, उसको नाम क्यों दिया गया? क्योंकि देखो सभी धर्मों के, जातियों के, भाषाओं के, है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यानी कि सभी के सभी लोग इकट्ठा हो गए थे जब ये कांग्रेस ने अपनी सत्ता संभाली। चलिए 39वां देखिए जी, गरीबी हटाओ का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर,
पांचवी लोकसभा के चुनावों यानी कि 1971 के समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस नारे ने मतदाताओं को बहुत अधिक प्रभावित किया था, क्योंकि गरीबी मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था। इस नारे को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस सरकार ने गरीबी की मूलभूत आवश्यकताओं, ध्यान से सुना बेटा, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, पहले तो ये तीन ही मानी जाती थी, पर आजकल सरकार ने इसके अंदर मेडिसिन, दवाइयां, हेल्थ भी ऐड कर दी। ठीक है, गरीबी की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी कपड़ा व मकान की पूर्ति के लिए 1970 के दशक में कई कार्यक्रम भी चलाए, लेकिन आगे चलकर देश विदेश में घटी घटनाओं के कारण इन कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च में कमी कर दी गई। भारत पाक युद्ध 1971 व 1973 में विषम में आए तेल संकट के कारण ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाए। ऐसे में सरकार ने एक 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया जो प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो पाया। जब इंदिरा गांधी का यह नारा फीका पड़ने लगा तो विपक्षी दलों ने इंदिरा हटाओ का नारा उछाल दिया। इसी दौरान जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। जयप्रकाश नारायण, ठीक है, छोटे इनमें से एमसीक्यूज टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए 40वां क्वेश्चन देखिए बेटा, शीत युद्ध के 4 कारण या परिणाम लिखे। उत्तर, शीत युद्ध के कारण विश्व 2 परस्पर विरोध गुटों में विभक्त हो गया था। इन गुटों में एक का नेतृत्व अमेरिका और दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया था। नंबर 2 पॉइंट, शीत युद्ध के कारण अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने सैन्य संगठनों की स्थापना कर डाली थी। अमेरिका ने 1949 में नाटो और आगे चलकर सीटो व सेंटो, ठीक है, नाटो, सीटो व सेंटो नामक सैन्य संगठनों का गठन किया था। तो इसके जवाब में 1955 में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट का गठन कर डाला था। ठीक है, देखो, नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा, बस ये याद रखना चारों लाइन बनाकर, 1949 और 1955। चलिए 3rd पॉइंट देखिए जी, शीत युद्ध के कारण विश्व में हथियारों की होड़ प्रारंभ हो गई थी और दोनों गुट अधिकाधिक शास्त्रों का निर्माण और संचय, होड़ होता है किसी की भूख लग जाने की, हाँ इकट्ठे करें ना, संचय करने लग गए थे। 4th, शीत युद्ध के कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ था, क्योंकि तीसरी दुनिया के अनेक विकासशील देश किसी भी शक्ति गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। इन देशों ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया था। 41वां क्वेश्चन देखिए जी, भारत और अमेरिका के बीच तनाव के कारण, 4 कारण, पहले भारत और चीन के बीच आया था, अब भारत और अमेरिका। भारत के पास परमाणु हथियार हैं, विशिष्ट संधियां हैं, पाकिस्तान को शस्त्रों की आपूर्ति, पर्यावरण, ठीक है, ये 4 कारण है भारत और अमेरिका के बीच। चलिए 42वां, सार्क के सामने मुख्य समस्याएं क्या है, उनका वर्णन कीजिए। ठीक है, सार्क SAARC के सामने अनेक गंभीर समस्याएं, उसके कारणों जो इसके कार्यों में रुकावट डालते हैं, उन समस्याओं की कौन सी मुख्य समस्याएं हैं। दक्षेश देश के मध्य गंभीर विवाद मौजूद है, जैसे भारत व पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद। दक्षेश के अधिकांश सदस्य राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हैं, क्योंकि यहाँ जल्दी सरकारों का, क्योंकि देखो राजनीतिक अस्थिरता क्या कहती है, सरकारें आगी चलेगी, कुछ कोई प्लान बनाना शुरू करते हैं, इतने में सरकार जाने वाली हो जाती है ना, वो सारे काम बीच बीच ऐसे कैसे पेंडेंसी में चले जाते हैं। सो दिस इज द रीजन, ये यहाँ लिख रहा है अस्थिरता का शिकार है, क्योंकि यहाँ जल्दी सरकारें आती हैं जाती हैं और पतन होता रहता है। दक्षेश के सदस्य देशों में चिंताजनक स्तर पर बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा पाई जाती है। दक्षेश की विशाल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षेश का विशाल एवं शक्तिशाली देश होने के कारण भारत को अन्य देश अविश्वास और आशंका की दृष्टि से देखते हैं। दक्षेश के सदस्य देशों में अत्यधिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक विभिन्नताएं हैं। 43वां देखिए जी, आसियान के 4 प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन। इस क्षेत्र में आर्थिक विकास की गति तेज करना, 2nd, सामाजिक व सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, शांति और सुरक्षा स्थापित करना। 4th, कृषि, व्यापार तथा उद्योग के विकास में सहयोग को बढ़ावा देना। 44 क्वेश्चन देखिए जी, संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता के कोई 4 कारण बताइए। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र एक प्रमुख एवं व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। यह संगठन आज भी उतनी ही आवश्यकता है
आज भी उतनी ही आवश्यक है जितना कि अपनी स्थापना के समय था। ठीक है, सोचिए 1945 में हुआ था, आज चल रहा है 2023। संयुक्त राष्ट्र इसलिए एक आवश्यक संगठन है क्योंकि यह निम्नलिखित कार्य करता है। क्या क्या, सुनिए ध्यान से जी। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भंग करने वाले राज्य के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करता है। सेकंड, यह राज्यों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। थर्ड, यह विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों के मध्य सहयोग स्थापित करने का, ठीक है, कोऑपरेशन को कोऑर्डिनेशन, शांति, पीस, मतलब कि पीस ऑफ, ठीक है, सुरक्षा, सेफ्टी, सोच के देखिए कितनी अच्छी फीचर्स है, तभी तो वो कह रहे हैं कि आज भी इसकी नेसेसिटी है। यह ह्यूमन राइट्स के लिए, रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कार्य करता है। मानव अधिकारों की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कार्य करता है। यूं लगा लीजिए आपके ऊपर वाले जितना हम सारा रीड करते हैं उसका सम अप कर दिया इस वाले एक अकेले क्वेश्चन ने। इतना अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है ये वाला ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 45 देखिए। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण की कुछ मुख्य विशेषताएं। सरल शब्दों में वैश्वीकरण से हमारा तात्पर्य विचारों, वस्तुएं, सेवाओं एवं पूंजी का एक देश से दूसरे देश में बिना रोक टोक प्रवाह यह तभी संभव है जब इस प्रकार के प्रवाह या आदान प्रदान का नियमन रेगुलर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया जाए। विभिन्न विद्वानों ने वैश्वीकरण को परिभाषित करने का प्रयास किया है। ध्यान से सुनिए किस किस के द्वारा। रॉबर्टसन के शब्दों में, वैश्वीकरण विश्व एकीकरण की चेतना के प्रबलीकरण के संबंध रखने वाली अवधारणा है। वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन करेंगे तभी हमें कुछ मॉडर्नाइजेशन का कुछ पता लगेगा ना जी। वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताएं। यातायात और संचार के साधनों के कारण राज्यों के मध्य भौगोलिक दूरियां कम हो गई हैं और विश्व एक वैश्विक गांव बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की दूर दराज तक पहुंच के कारण विश्व संस्कृति की स्थापना हुई है। वस्तुतः व्यवहार में विश्व संस्कृति पश्चिमी संस्कृति ही है जिसका गैर पश्चिमी देश अनुकरण कर रहे हैं। श्रम बाजार विश्वव्यापी हो गया है। एक देश के लोग रोजगार की तलाश में दूसरे देश में जा रहे हैं। श्रम बाजार की मांग को पूरा करने के लिए श्रम निर्यातक देशों में दलाल एवं एजेंट सक्रिय हैं। जैसे एमएनसीज वगैरह को काफ़ी अप्रोच मिली है इस कंसेप्ट के कारण है। चलिए, विकासशील देशों के लाखों क्षेत्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए विकसित देशों में जा रहे हैं। इसी के साथ विकसित देशों के अनेक विश्वविद्यालय विकसित देशों के अनेक विश्वविद्यालय विकासशील देशों में अपना कैंपस खोल रहे हैं। जैसे आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेटा ये कमिंग सेशन में इम्प्लीमेंट होने जा रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जुलाई 2023 में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो उसमें मेन फोकस क्या किया गया? ग्लोबलाइजेशन, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ का, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर हमारे इंडिया में भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अपना कैंपस ओपन करने जा रही हैं। ठीक है, विकासशील देशों में अनेक विश्वविद्यालय विकासशील देशों में अपने कैंपस खोल रहे हैं। ब्रेन ड्रेन व्यापक स्तर पर जारी है। विकासशील देशों के वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर एवं शिक्षाविद आकर्षक वेतन और सुविधाओं के लिए पश्चिमी देशों की ओर दौड़ रहे हैं। 6th पॉइंट, विकासशील देशों में विदेशी पूंजी निवेश किया जा रहा है। इन देशों में एक के बाद एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसी अपना कारोबार स्थापित, जैसे डोमिनोज है, सबवेज है ना, ये सारी एमएनसी कंपनीज कहलाती है। 46, जब बाहर की कंपनी अपनी इंडिया में आए तो हम उसको बोलेंगे एमएनसी कंपनी आई है। जब हमारी इंडियन कंपनी बाहर जाके एस्टेब्लिश हो जाए न्यूजीलैंड फॉरेन में कहीं पर भी अब्रॉड में, उसको वो लोग बोलेंगे कि एमएनसी कंपनी आई है, मल्टीनेशनल कंपनी। 46 देखिए जी, पर्यावरण प्रदूषण के उत्तरदायी तत्व का वर्णन कीजिए। काफी समय से पर्यावरण प्रदूषित होता आ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए जो कारक जिम्मेवार है उनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। ध्यान से हेडिंग देखिए बेटा। पश्चिमी चिंतन, जनसंख्या वृद्धि। पश्चिमी चिंतन, पर्यावरण प्रदूषण के लिए पश्चिमी चिंतन काफी हद तक जिम्मेदार है क्योंकि भौतिकवाद को बढ़ावा दिया गया है। पश्चिमी ईसाई समाज इस धार्मिक मान्यता के अनुसार जीवन व्यतीत करता है कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसको भोगने के लिए ईश्वर ने मानव को भेजा है। जनसंख्या वृद्धि, पिछले 50-60 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। जनसंख्या अधिक होने के कारण अधिक रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत पड़ी है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में भूमि, जल, लकड़ी, कच्चा माल और खाद्यान्न का प्रयोग किया गया है। इससे प्राकृतिक संसाधनों में अंधाधुंध प्रयोग को बढ़ावा मिला है, जैसे लकड़ी, पानी, ठीक है, ये मिट्टी। थर्ड देखिए, वनों की कटाई व भू
क्षरण मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोजी रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, की पूर्ति के लिए वनों की कटाई शुरू हुई, जिससे भू क्षरण की शुरुआत हुई। वनों की निरंतर कटाई के कारण बाढ़ का प्रकोप बढ़ा और जैव विविधता में कमी आई है। वनों के कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है, इससे पर्यावरण प्रदूषित हुआ है। औद्योगिकीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि 48 में आया था, औद्योगिकीकरण से भी पर्यावरण प्रदूषित हुआ है। उद्योगों के चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इन सबसे विषैली गैसें पैदा होती है जो वायु व जल को प्रदूषित करती हैं। जल, वायु व ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, वाटर, एयर, नॉइस पोल्यूशन। मनुष्यों ने नदियों और समुद्र के जल को भी प्रदूषित किया है। कारखानों से निकलने वाले विषैले रसायनों तथा गंदे नालों में जल को प्रदूषित किया है। तो कीटनाशक रसायन भूजल को भी। राजी फिर से पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनना। जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण, ये आपका हेडिंग है। मनुष्य ने नदियों और समुद्र के जल को भी प्रदूषित किया है। कारखानों से मिलने वाले विषैले रसायनों तथा गंदे नालों ने जल को प्रदूषित किया है। तो कीटनाशक रसायनों ने भूजल को, ठीक है, भूजल को, जो जमीन वाला पानी है उसको भी। संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत, नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन देखिए जी, बस 1-2 क्वेश्चन रह गए जी। संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रथम अनुच्छेद में, प्रथम शेड्यूल में इसके उद्देश्यों का वर्णन किया गया। उद्देश्य निर्धारित करने वाली समिति ने इसके निम्नलिखित 4 उद्देश्य बताए हैं। सामूहिक प्रयास द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना और आक्रामक प्रवृत्तियों पर रोक लगाना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के खतरों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक ढंग से समाधान करना। थर्ड, राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार और उपनिवेशवाद के विघटन की प्रक्रिया को गति देना। फोर्थ, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित एवं पुष्ट करना। नेक्स्ट देखिए जी, संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत, ठीक है, पहले ये क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स थे। उन्होंने क्या पूछा है, संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत एवं उद्देश्यों का वर्णन करिए। पहले हमने उद्देश्य बता दिया, अब हम सिद्धांत बता रहे हैं। जरा ध्यान से सुनो बेटा, ठीक है, अब हम उद्देश्य बता रहे हैं। चार उद्देश्य थे, 4 ही सिद्धांत है। संयुक्त राष्ट्र 4 के दूसरे अनुच्छेद में हमने यू क्यों किया, क्योंकि पहले अनुच्छेद में उद्देश्य थे, इसलिए पहले ऊपर रख दिया। पूछा उल्ट गया, हमने उल्ट वे से आंसर दिया, ठीक है, क्योंकि पहले ऑब्जेक्टिव थे, दूसरे अनुच्छेद में क्या थे, सिद्धांत। देखिए ध्यान से, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के दूसरे अनुच्छेद में इसके सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। इसके प्रमुख सिद्धांत है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा छोटे बड़े सभी राज्यों को समान माना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्य अपने झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीकों से करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्य चार्टर द्वारा निर्धारित दायित्वों का ईमानदारी से पालन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य राज्य चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले राज्य की सहायता नहीं करेगा। 48वां क्वेश्चन देखिए जी, क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है। क्षेत्रवाद के विकास के कारणों का उल्लेख कीजिए। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो, पहले अभिप्राय पूछा, अभिप्राय लिखेंगे हम, फिर क्षेत्रवाद के विकास के कारणों का उल्लेख, फिर उसके कारण लिखेंगे, ठीक है जी। अभिप्राय देखिए, आंसर देखिए, दूसरे क्षेत्रवाद से अभिप्राय है कि दूसरे क्षेत्रों की कीमत पर अपने क्षेत्र को प्राथमिकता देना और इसके लिए संघर्षरत रहना, हमेशा संघर्षरत रहना। भारत में क्षेत्रवाद के उदय के लिए जिम्मेवार 4 कारण इस प्रकार हैं, ध्यान से सुनिए बेटा। फर्स्ट, क्षेत्रवाद की उत्पत्ति का प्रमुख कारण भाषावाद रहा है। भारत के भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग की जाती रही है और भाषा के आधार पर नए राज्यों का निर्माण भी हुआ है, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। ये याद रखना चारों के चारों। सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, जातिवाद ने भी क्षेत्रवाद की भावना को जन्म दिया है। ऐसे देखने में आया है कि जिस क्षेत्र में किसी एक जाति की प्रधानता होती है वहां अधिकतर क्षेत्रवाद शब्द जन्म ले ही लेता है ना, मोनोपोली हो जाती है ना बेसिकली। थर्ड देखिए, संप्रदायवाद ने भी क्षेत्रवाद की भावना को जन्म दिया है। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर के 3 क्षेत्रों में अलग अलग धर्मों के अनुयायियों की बहुलता है। धर्म के
आधार पर भी इन तीनों क्षेत्रों द्वारा अलग अलग प्रकार की मांगे प्रस्तुत की गई हैं। बेटा इसी के साथ ही आपका ये पूरा कंप्लीट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको एक बार रिपीटेडली बस सुन लेना पूरी की पूरी वीडियो को, ठीक है जी। पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो को सुन लेना ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी कोशिश करती हूँ बेटा 2 सेट मेरे पास और हैं, ये किसी की हेल्प से पॉसिबल हो सके बेटा, मैं नहीं बना पा मतलब मैंने भी हेल्प की है बट थोड़ा सा किसी ने मेरी हेल्प भी किया, उसकी किसी की हेल्प से संभव हो पाया ये सब कुछ। थैंक यू जिन्होंने मेरी हेल्प की, ठीक है। ये बेसिकली मैं यहाँ वीडियो अपलोड कर रही हूँ सो दैट कि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे ढंग से सारे क्वेश्चंस को सेटल डाउन किया और बेटा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इन क्वेश्चंस ने हेल्प करनी है। चलिए बेटा, थैंक यू बेटा।